नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। दिल्ली से अहम खबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आंध्र प्रदेश का दौरा। आज आंध्र प्रदेश के आपको बता दें पुट्टपर्थी का दौरा करेंगे राष्ट्रपति। सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी समारोह में होंगे शामिल। सीएम एन चंद्रबाबू नायडू भी समारोह में शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आंध्र प्रदेश का अहम दौरा। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति। सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी समारोह में होंगे शामिल। इसके साथ ही सीएम चंद्रबाबू नायडू भी समारोह में शामिल होंगे। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सत्य साईं बाबा के एक जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होगी। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के भी शामिल होने की खबर सामने आ रही। क्या कुछ अहम अपडेट? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने दौरे पर आंध्र प्रदेश में आज है और आंध्र प्रदेश में दौरे पर वो जो आध्यात्मिक संत और आध्यात्मिक नेता के तौर पर श्री संत साईं को समझा जाता था, जाना जाता था और उनमें जो विश्वास रखते थे उनके अनुयायी थे वो इसी तरह से उनको मानते थे। आज उनका जन्म शताब्दी समारोह आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में मनाया जा रहा है, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच रही हैं। इस समारोह में शामिल होंगी और जन्म शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति के पहुंचने से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन भी वहां पहले से मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम तरह की तैयारियां राष्ट्रपति के दौरे से पहले की गई हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगातार अपने दौरे के दौरान आध्यात्मिक क्षेत्रों में जाती हैं, आध्यात्मिक केंद्रों में जाती हैं और खासकर उनका कई तरह से आध्यात्मिक लगाव भी देखने को मिला है। तो इसी तरह से मनोज कह सकते हैं कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आध्यात्मिक संत, आध्यात्मिक नेता और आध्यात्मिक गुरु के तौर पर माने जाने वाले श्री संत साईं के जब जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगी तो वहां पर भी एक आध्यात्मिक माहौल होगा और राष्ट्रपति इसमें अपनी लगन और श्रद्धा के साथ लगातार दौरे करती हो जाती हैं। तो कहा जा सकता है कि इसे आध्यात्मिक क्षेत्र में एक और नया बढ़ाव मिलेगा, एक नया लगाव मिलेगा और लोगों को संदेश भी जाएगा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ करके आगे भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के भी शामिल होने की खबर सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी का दौरा करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में होंगी शामिल। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अहम खबर है। साउथ अफ्रीका के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 20वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा है ये सम्मेलन। इप्सा मतलब इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की अहम बैठक भी होगी। तो साउथ अफ्रीका के अहम दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। 20वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा है यह सम्मेलन।
इप्सा मतलब इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली से अहम खबर, साउथ अफ्रीका के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20वें G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री अफ्रीका के दौरे पर हैं, दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर हैं। जोहान्सबर्ग में आयोजित 20वें G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री भाग लेंगे। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम हैं, कई अन्य बैठकों में प्रधानमंत्री के शामिल होने की खबर सामने आ रही। क्या कुछ अहम अपडेट? देखिए मनोज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के दौरे पर कल से हैं और आज भी साउथ अफ्रीका के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर पहुंचे तो वहां पर भारतीयों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और इस स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आयोजित किए गए थे उसमें साउथ से लेकर उत्तर भारत से लेकर तमाम राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रम से, चाहे गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश, ऐसे तमाम प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री शामिल हुए और उन्होंने भारतीयों का उत्साह बढ़ाया। तो इसके बाद प्रधानमंत्री की एक मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटोनी के साथ हुई। वहां पर दोनों देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों ने एक साथ कदम ताल चलाकर हर अंतर्राष्ट्रीय इशू पर एक साथ खड़े होने का वादा किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने टेक्स ग्रुप है तो उसके साथ मुलाकात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो टेक ग्रुप के लोगों के प्रतिनिधियों के साथ जो बातचीत में प्रधानमंत्री ने आगे एक कार्यक्रम में रखा कि भारत में आगामी दिनों में एक कार्यक्रम होगा, उसमें उनको आमंत्रित किया। इसके अलावा नेक्स्ट वर्ग का एक पेपर है उद्योगपति, उनके साथ भी प्रधानमंत्री की शाम को मुलाकात हुई और उसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत में एक लंबी चौड़ी वार्ता हुई। इसके साथ साथ आज जो G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 शिखर सम्मेलन में शामिल देशों के बीच एक साथ एक सुर और एक कदम से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्धता अपनाई जाएगी, दोहराई जाएगी। इसके साथ ही साथ सभी स्तर में, चाहे वो एक दूसरे के देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, सैन्य अभियान हो, आतंकवाद के खिलाफ हो, आतंकवादियों के खिलाफ एक सुर में सब फैसला लेंगे। तो कहा जा सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन उन सभी देशों के विकास में जो विकासशील देश से विकसित दिशा में बढ़ रहे हैं तो कैसे बढ़े, इसमें एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, सैन्य अभियान में साझेदार बनने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ मुहर आवाज उठाने के लिए एक सभी करेंगे। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री की एक और बड़ी बैठक है, इसे इप्सा कहा जाता है। इप्सा में 3 देश शामिल हैं, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो इसमें तीनों की एक बैठक हो गई। इसमें निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो तीनों देश एक दूसरे के साथ शामिल होंगे और वार्ता करेंगे और इसमें एमयू भी साइन हो सकते हैं कि तीनों देश ट्राइलेटरल जो मीटिंग होगी, ट्राइलेटरल मीटिंग के साथ ट्राइलेटरल मुद्दों पर वो काम करेंगे और निवेश एक दूसरे के यहाँ बढ़ाएंगे और इसके साथ जो तमाम तरह के अभियान हैं उनमें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इशू हैं उनमें वो एक दूसरे के साथ सदैव खड़े आएंगे और खासकर एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ भी आवाज बुलंद करेंगे। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो इप्सा मतलब इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की बैठक में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, साउथ अफ्रीका के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। और इस बीच दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, प्रदूषण के मार दिल्ली झेल रही है। AQI का आंकड़ा 422 के पार पहुंचा है। जहरीली धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दर्ज की AQI। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हुआ है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने AQI दर्ज की। दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, प्रदूषण की मार झेल रही है देश की राजधानी दिल्ली। तो देश की राजधानी प्रदूषण की मार झेल रही, AQI का आंकड़ा 422 पहुंचा है। इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण की मार झेल रही है, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, AQI लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ अहम जानकारी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर इस वक्त आपके पास? देखिए मनोज, दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है वो लगातार खराब स्थिति में बढ़ा हुआ है। वायु गुणवत्ता सूचकांक आज दिल्ली में सुबह 422 को पार कर गया है, जिसे केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की तरफ से बेहद खराब और गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार दावे करती है कि प्रदूषण को कम करने के लिए वो एयर प्यूरिफायर सेंटर को एक्टिव किए हुए है, स्मॉग गन का इस्तेमाल कर रही है, सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, वायु प्रदूषण फैलाने वाले धुआं वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर किसी भी तरह का वायु प्रदूषण में कमी होने के बजाय वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, वायु खराब होती जा रही, वायु की गुणवत्ता सूचकांक लगातार खराब स्थिति में दर्ज किया जा रहा है। और जो आज सुबह की स्थिति है, तो दिल्ली के कई इलाके हैं, चाहे अक्षरधाम का वायु गुणवत्ता सूचकांक करीब 422 दर्ज किया गया। दिल्ली के आनंद विहार इलाके का जो जहां पर अंतरराज्यीय बस अड्डा है, वहां का वायु प्रदूषण सूचकांक 400 के आसपास बना हुआ है। दिल्ली के ITO का है, धौला कुआं का है, कश्मीरी गेट है, ये दिल्ली के ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा रहता है। यहाँ से निकलने वाले ज्यादा वाहनों की वजह से धुआं ज्यादा रहता है, तो वायु प्रदूषण के सूचकांक में भी यहाँ बढ़ोतरी मिलती है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से अगर लाख दावे करने के बाद भी कहा जाए कि दिल्ली के लोगों की जिंदगी की सांसें अटकने लगी हैं, लोगों की सांसें रुध रही हैं, ऐसे लोग जिनको सांस की बीमारियां हैं, उनको लगातार डॉक्टर्स एडवाइज कर रहे हैं कि उनको ऐसे क्षेत्रों में जाके रहना चाहिए जहां पर वायु प्रदूषण ना हो। और ऐसे लोगों के तमाम लोग हैं जिनकी तबीयत खराब हो रही, सीरियस हो रहे हैं, लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं, कई लोगों की इस वजह से मृत्यु भी हो रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित है, केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड चिंतित है, लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहा है, और यहाँ तक भी ग्रीन ट्रिब्यूनल भी लगातार निर्देश सरकार को जारी कर रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर किसी भी तरह का कोई प्रदूषण में कमी नहीं आ रही। तो मुकेश, यही कहा जा सकता है मनोज जी की दिल्ली के वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए अब अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर इनको ऑड इवन लागू करना पड़ेगा। कमर्शियल वाहनों की एंट्री पर रोक लगानी पड़ेगी, डीजल के वाहनों को पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा, और जो ग्रेड 4 है और ग्रेड 6 के वाहन है उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी जाके दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, वायु को शुद्ध किया जा सकता है। वो वायु गुणवत्ता सूचकांक 422 पहुंच चुका है, उसमें सुधार ला के 100-150 लाया जा सकता है। तभी कहा जा सकता है कि दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों की जीवन की संकट और जो सांसें अटक रही हैं, जिनको सांसें लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे लोगों को रहने के लायक दिल्ली बन पाएगी। और आज की सुबह जो दिल्ली देखी गई है, पूरी धुंध की चादर फैली हुई है, जैसे लग रहा है कि किसी तरह का फॉग पूरे दिल्ली के ऊपर आसमान में छाया हुआ है, धूप अभी निकली नहीं हुई है, और एक तरह से कहा जा सकता है अंधेरा तक कायम है। फिलहाल इससे राहत दिल्ली वालों को कम मिलेगी, दिल्ली सरकार इसको कंट्रोल करने में कामयाब तब होगी। भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड इस चीज को कंट्रोल करने के लिए और क्या कदम उठाएगा, और ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से क्या नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। मनोज, निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार AQI का आंकड़ा बढ़ रहा है, जहरीली धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, प्रदूषण का स्तर इस लेवल पर पहुंच गया है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। लोग तमाम बीमारियों
की भी चपेट में आ रहे हैं। सांस संबंधी बीमारियों, अस्थमा से जुड़े पेशेंट और बुजुर्गों, बच्चों के लिए खासतौर पर दिल्ली की हवा मुश्किलें पैदा कर रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। शहरों में मकान के साथ दुकान बनाने की अनुमति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। अब जुलाई में कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद आदेश जारी किया गया है। 100 वर्ग मीटर आवासीय पर नक्शा पास कराने की बाध्यता अब खत्म है। 30 वर्ग मीटर व्यवसायिक भूखंड पर नक्शा की बाध्यता खत्म। नई जोनिंग रेगुलेशंस 2025 अब लागू की गई। 24 मीटर बड़े शहर की चौड़ी सड़कों पर ही अनुमति। 18 मीटर छोटे शहर की चौड़ी सड़कों पर ही अनुमति। आवासीय व्यवसायिक निर्माण अब आसान होगा। तो 24 मीटर बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर भी अब अनुमति मिल गई है, जबकि 18 मीटर छोटे शहर की चौड़ी सड़कों पर भी ये अनुमति दी गई है। शहरों में मकान के साथ दुकान बनाने की अनुमति दी गई है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। तो जुलाई में कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। मनीष तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अब आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने नियमों में बदलाव किया है। अब जुलाई में कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद ये अहम निर्देश दिए गए हैं। अब आवास के साथ साथ जो आवासीय नक्शा बनाने की जो बाध्यता पहले थी वो उसको खत्म कर दिया गया है। अब जो है आवास के साथ साथ जो दुकानों को बनाने का जो नियम था कि कितनी चौड़ी सड़क पर दुकानें बना सकते हैं, इसमें अब छूट दी गई है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। सरकार से अभी तक जो जहां पर मकानों में जो है दुकान बनाने को लेकर के जो अनुमति दी गई थी कि उस पर नक्शा पास किया है, वो 30 मीटर रोड पर दी गई थी। लेकिन जिस प्रकार से अब देखा जा सकता है कि फिर एक और राहत दी गई है, जिससे कि आम जनता को जो है और भी राहत देते हुए 24 मीटर बड़े शहर और 18 मीटर छोटे शहर पर चौड़ी सड़कों पर भी अब अनुमति दे दी गई है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 30 मीटर से घटा करके जो है अब 24 मीटर पर जो है रोड के मकानों पर जो है अब दुकानें बन सकती हैं। इससे आम जनता को बहुत काफी राहत मिली है। जिस प्रकार से काफी दुकानें जो देखने को मिलती थी, अब नक्शे के तौर पे जो है अब इन दुकानदारों को जो है एलडीए में जा करके अपना पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के दौरान जो है इनका नक्शा पास कर दिया जाएगा, जो और इनको जो है फिर अवैध दुकानों के अंतर्गत देखा जाएगा। तो कह सकते हैं कि आम जनता के लिए बहुत बड़ी राहत है। जी बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नई जोनिंग रेगुलेशंस 2025 अब लागू की गई है। 24 मीटर बड़े शहर की चौड़ी सड़कों पर ही अनुमति थी। अब छोटे शहरों की 18 मीटर छोटे शहरों की 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर भी अब अनुमति दे दी गई है। आवासीय व्यवसायिक निर्माण अब आसान होगा। और अगली खबर सीतापुर से है। सीतापुर में सामूहिक विवाह का आयोजन। एक ही पंडाल में हिंदू मुस्लिम जोड़े बंधन में बंधे। आचार्यों ने मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया विवाह। काजी ने मुस्लिम रीति रिवाज के साथ पढ़ा निकाह। सामूहिक कार्यक्रम में कुल 502 जोड़ों की हुई शादियां। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु रहे मौजूद। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही भी मौजूद रहे। डीएम सीडीओ समेत विधायक नेता मौजूद रहे। शादी करने वाले जोड़ों को सभी ने आशीर्वाद दिया। जीआईसी ग्राउंड में संपन्न हुआ कार्यक्रम। तो कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही भी मौजूद रहे। डीएम सीडीओ समेत विधायक नेता मौजूद रहे। शादी करने वाले जोड़ों को सभी ने आशीर्वाद दिया। जीआईसी ग्राउंड में संपन्न हुआ कार्यक्रम। तो सीतापुर में सामूहिक विवाह का आयोजन।
एक ही पंडाल में हिंदू मुस्लिम जोड़े बंधन में बंधे। तो सीतापुर में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मंडला में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइकों की भीषण टक्कर हुई है। धनगांव खड़ा देवरी मार्ग पर हादसा हुआ है। हादसे में 3 की मौत हुई है, जबकि 1 व्यक्ति घायल हुआ है। ग्रामीणों ने खुद घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तो ग्रामीणों ने घायल को खुद अस्पताल पहुंचाया। 108 एम्बुलेंस सेवा नदारद होने पर रोष भी देखने को मिला है। मवई विकासखंड में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तो 108 एम्बुलेंस सेवा नदारद होने से लोगों में रोष देखने को मिला। मवई विकासखंड में बड़ा सड़क हादसा हुआ। मंडला में भीषण सड़क हादसा हुआ। धनगांव खड़ा देवरी मार्ग पर यह हादसा हुआ है। और अगली खबर बाराबंकी से है, जहां ट्रैफिक डायवर्जन लागू हुआ है। ध्वजारोहण समारोह को देखते हुए डायवर्जन लागू किया गया। अयोध्या ध्वजारोहण कार्यक्रम पर डायवर्जन लागू किया गया है। 25 नवंबर को श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह। कल से 26 नवंबर तक रहेगा ट्रैफिक। 26 नवंबर तक ट्रैफिक रहेगा। ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया। अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहन को रोका गया है। समारोह के दौरान अत्यधिक भीड़ की संभावना है, तो अयोध्या जाने वाले वाहनों को रोका गया है और रूट को डाइवर्ट किया गया है। जैसा कि आपने बताया कि बाराबंकी से ही जो भी लखनऊ या उसके आगे की जनपदों से जो आने हैं, तमाम VIP और तमाम श्रद्धालु अयोध्या जाने हैं, उसके दृष्टिगत हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान किया है। ये 23 तारीख को रात में लागू हो जाएगा, जो 26 तारीख तक प्रभावी रहेगा। इसमें हम लोगों ने जो अभी तक 84 कोसी, पंचकोसी, 14 कोसी यात्रा में या दीपोत्सव में जो हमने प्लान था, वही हम लोगों ने किया है। इस बार हमने एडिड जो पुराना अनुभव रहा है उसमें ये भी किया है, कुछ हमने होल्डअप एरिया बनाया है, वहाँ पे टॉयलेट, पानी, लाइट वगैरह की व्यवस्था भी रखी है। और साथ ही हमने अपने जनपद में जो प्रचार प्रसार किया ही है डाइवर्जन का, बट जो अन्य हमारे सीमावर्ती जनपद हैं उनके लिए पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन में स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान एक बार फिर से सामने आया है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। स्वामी ने कहा, यूपी में है जंगल राज, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को बताया देशद्रोही। देवेंद्र शास्त्री पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की। तो अपने बड़बोले और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो यूपी को बताया अपराधों में देश का नंबर 1 राज्य। कहा, भाजपा सरकार हमेशा अपराधियों को बचाती है। हिंदू राष्ट्र की मांग को मिल रहा सरकारी संरक्षण, जिसे जेल जाना चाहिए उसे मिल रही पुलिस सुरक्षा। बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल। स्वामी प्रसाद मौर्य शराब की दुकान खोलने की योजना, स्कूल बंद हो रहे हैं, ये आरोप लगाए।
तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बड़बोले और विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान स्वामी प्रसाद आए दिन देते रहते हैं ताकि उनको मीडिया की सुर्खियां मिलती रहें। और एक बार फिर से उनके मुंह से बड़बोले बोल एक बार फिर से विवादित बोल निकले हैं। शराब की दुकान तो पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। जालौन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। हालांकि उन्होंने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। इसके साथ ही हिंदुत्व को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। स्वामी प्रसाद ने कहा यूपी में जंगल राज है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को देशद्रोही बताया। तो इस तरीके के विवादित बयान लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य देते रहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की उन्होंने बात कही। विधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा जो सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर काशीराम जी के जन्मदिन 15 मार्च 2025 से प्रारंभ की गई थी। 7वें चरण में 8 दिवसीय बुंदेलखंड की यात्रा का अंतिम दिन है। आज की जालौन की यात्रा पूरी होने पर उत्तर प्रदेश के अब तक 52 जिले हमारी इस यात्रा से आच्छादित हो चुके हैं। यूं कहिए कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान खोलने के लिए योजना भी है, फुर्सत भी है। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।